हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसांसिन लेक्चर। और आज अपन पढ़ेंगे एम्स न्यू दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर के अंदर आए हुए क्वेश्चन जो है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो मैं ये बता दूं कि ये जो 25 क्वेश्चंस है इसके साथ ही अपन जो है अप्रोक्स 13 to 14 टॉपिक्स जो है आज कवर करेंगे। मींस अपन इन 25 क्वेश्चन की हेल्प से 15 के आसपास जो भी कंसेप्ट है अपने इंपॉर्टेंट उसके बारे में उसको अपन क्लियर करेंगे। इसलिए साथ में जो है नोट्स बुक या कोई भी रफ कॉपी साथ में लेके बैठें। तो अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि ए क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम्स हिज फैमिली इन्वॉल्वमेंट फॉर हिज एल्कोहलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म वाज यूज बाय द पेशेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है जो अपनी एल्कोहलिज्म मीन्स जो वो एल्कोहल इंटेक कर रहा है लंबे समय तक, उसके लिए जो जिम्मेदार मानता है वो अपने फैमिली इन्वॉल्वमेंट को मानता है। तो इनमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म पेशेंट के द्वारा यूज़ किया जा रहा है? फर्स्ट है डेनियल, बी है प्रोजेक्शन, सी है रेशनलाइजेशन और डी है सब्लिमेशन। ठीक है, तो आप इसका फटाफट जवाब दीजिए, जवाब सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोजेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन आप सही से पढ़ें एक बार। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्लेम्स, ठीक है, और हमें पता है कि प्रोजेक्शन जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी डेफिनेशन होती है पासिंग द ब्लेम्स। मीन्स जो भी आप ब्लेम है उसको एक दूसरे पे क्या करते हैं, पास करते हैं। मीन्स दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं आप अपनी गलती के लिए। उस डिफेंस मैकेनिज्म को कहा जाता है प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है मैं उसको क्लियर कर दूँ। जो सब्लिमेशन होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी सोशली अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटी को सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटी में कन्वर्ट करना। जैसे कि कोई फीमेल है जो कि अभी मैरिड नहीं है बट उसको जो है बच्चे बहुत पसंद है, उसको उनको जो पालना बहुत पसंद है, उनकी केयर करना पसंद है, बट बिफोर मैरिज वो बच्चों को नहीं रख सकती। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अपन क्या कह सकते हैं कि वो जो है वो क्या कर सकती है, किंडरगार्टन ज्वाइन कर सकती है, वहाँ पे जो है बच्चों की देखभाल कर सकती है। तो ये क्या हुआ, एक सोशली एक्सेप्टेबल तरीका हुआ। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है एक्सक्यूज़ को मॉडिफाइड करना, मॉडिफाइड एक्सक्यूजेस। ठीक है, मीन्स जो भी बहाने बनाने हैं उसको जो है एक्सक्यूज़ किया जाता है, रेशनलाइज कर दिया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, स्वीट लेमन या सोर ग्रेप्स अपन इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेनियल का मतलब होता है जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि वो क्या होती है, पेनफुल होती है। वो जो डिफेंस मैकेनिज्म पर्सन यूज़ करता है उसे अपन क्या कहते हैं, डेनियल। ठीक है, इसके अलावा जो ये डिफेंस मैकेनिज्म की जो है वीडियो आपको साइकोलॉजिकल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि मोरो रिफ्लेक्स जो है किस एज पे जाकर डिसअपियर होती है। पहला ऑप्शन है 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, फिर आता है 3 मंथ्स और डी है 8 मंथ। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 3 मंथ्स। ठीक है, जनरली क्या होता है जो मोरो रिफ्लेक्स है वो 3 से 4 महीने की एज पे जाके क्या होता है, डिसअपियर होता है। बट यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है जिसमें अपन को जो है सबसे पहले वो सेलेक्ट करना है जो अपन को इसमें लगेगा कि हाँ इस एज में जाके डिसअपियर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा 3 मंथ्स। अब बात करते हैं कि मोरो रिफ्लेक्स होता क्या है। तो मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो बेबी होता है, ठीक है, जो भी बेबी होता है उसको सेमी सिटिंग पोजीशन से मीन्स 45 डिग्री एंगल से अपन छोड़ेंगे 30 डिग्री एंगल पे। तो क्या होगा, इस रिस्पॉन्स में बच्चा क्या करता है, अपने जो दोनों हाथ है उसको क्या करेगा, जो बच्चे के दोनों हाथ है उसको क्या करेगा, एबडक्ट करेगा। क्या करेगा, एबडक्ट। ठीक है, मीन्स दोनों हाथ जो है वो फैला देगा, इसके साथ में एक्सटेंशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों हाथ क्या करेगा, एबडक्ट करेगा, एक्सटेंड करेगा इस रिस्पॉन्स में। और उसकी जो फिंगर है और अंगूठा है उसके बीच में क्या होगा, शी शेप बनेगा। ठीक है, क्या शेप बनेगा, शी शेप। इस रिफ्लेक्स को अपन क्या कहते हैं, मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, मीन्स के अंदर जो मेन चीज़ अपन को ध्यान रखनी है वो क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, एक तो एक्सटेंशन होता है और एबडक्शन अपन को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की, मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉश। सर्जिकल हैंड वॉश के लिए मिनिमम स्क्रबिंग टाइम कितना होता है, तो वो क्या होता है, 5 मिनट। ये अपन को डायरेक्ट याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सी ड्रग है जो कि मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए यूज़ की जाती है। मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया है अपन को, बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए प्रोफाइलैक्सिस के लिए अपन कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है लिथियम। ठीक है, वालप्रोइड, हेलोपेरिडोल और फेनिटोइन। हमें पता है कि हेलोपेरिडोल जो होता है ये तो क्या है, एक एंटी साइकोटिक ड्रग है। ठीक है,
तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो ये तो ऑप्शन से पहले ही कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है फेनिटोइन। अब ये जो फेनिटोइन होता है ये किस टाइप की ड्रग है? फेनिटोइन की अगर मैं बात करूँ तो ये सीजर्स के अंदर काम आती है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकती, मीन्स 2 ऑप्शन तो कट गए। फिर आता है लिथियम और वैलप्रोइड, ये दोनों ही जो होती है वो किसके अंदर आती है? मूड स्टेबलाइजर में आती है। अब इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। तो हमें पता है कि जो लिथियम ड्रग है वो क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैनिक पेशेंट के अंदर, ठीक है। जो मैनिक ट्रीटमेंट होता है एक्यूट मैनिया, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? लिथियम। इसके अलावा लिथियम जो होता है उसको अपन प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? लिथियम होगा। अब बात करते हैं कि जो लिथियम ड्रग है उसके ब्लड सीरम लेवल की अगर बात करें तो क्या क्या होगा? थेरेप्यूटिक लेवल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक्यूट मैनिया के लिए दे रहा हूँ तो उसके जो डोज होगी वो कितनी होगी? 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये तो क्या है? इसकी थेरेप्यूटिक डोज है। यही मैं इसके प्रोफाइलैक्सिस की पूछ रहा है, तो प्रोफाइलैक्सिस क्या होगी? 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या होगी? इसकी थेरेप्यूटिक प्रोफाइलैक्सिस डोज होगी। मीन्स प्रोफाइलैक्सिस के लिए अपन ये डोज यूज़ करेंगे लिथियम की। तीसरी आती है कि इसकी जो है टॉक्सिक लेवल क्या होता है। तो टॉक्सिक लेवल कब देखने को मिलेगा? जब ये 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ऊपर चली जाती है। मीन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिथियम ड्रग है उसके 2 या से 3 क्वेश्चन अपन को उसमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अपन ये देख रहे हैं कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए अपन 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है डोज यूज़ करते हैं। इसके अलावा थेरेप्यूटिक लेवल के लिए 0.8 से 1.2, और उसकी टॉक्सिसिटी कब देखने को मिलती है? जब ये 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये अपन ने बात करी लिथियम ड्रग की। फिर आता है 5th क्वेश्चन कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको अपन को लिथियम थेरेपी में मेंटेन करना होता है। अब क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को जब अपन लिथियम ड्रग देते हैं तो क्या होता है कि जो अपनी बॉडी की किडनीज होती हैं, ठीक है, किडनी में जो रीनल ट्यूब्यूल होती है वो लिथियम और सोडियम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, ठीक है। अब मान लीजिए कि बॉडी में ये सोडियम की मात्रा कम है, ठीक है, तो किडनी सिंपल सी बात क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करेगी, ठीक है। और लिथियम जो बॉडी से एक्सक्रीट होती है, जो अपन रखते हैं, वो भी किससे होती है? किडनी से होती है। तो उस वक्त क्या होता है? किडनी जो है इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है, और सोडियम के साथ में लिथियम जो है उसको भी क्या कर देती है? एब्जॉर्ब करने लग जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है? और इसकी वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर लिथियम की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और क्या होगा? लिथियम टॉक्सिसिटी कोज हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि जब भी लिथियम ड्रग दी जाती है तो बार बार जो है चेकअप कराए जाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट चेक किए जाते हैं, खासकर सोडियम इलेक्ट्रो। अगर सोडियम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बॉडी में कम है तो फिर अदर ड्रग की तरफ जो है मूव कर दिया जाता है। अब यहीं पे अपन एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जो लिथियम थेरेपी अपन दे रहे हैं, ठीक है, वो डोज की अपन ने बात कर ली। यहाँ पे क्या होता है? ये सीरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, सीरोटोनिन हमें पता है कि सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है मेनिया की केस में क्या हो जाता है? बढ़ा हुआ होता है, और उसी के लिए अपन ये ड्रग दे रहे हैं क्योंकि इसका नाम क्या है? मूड स्टेबलाइजर ड्रग। इसकी भी वीडियो जो है अपन ने बना रखी, फार्मेकोलॉजी के अंदर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो ये क्या है? मूड स्टेबलाइजर ड्रग होती है। ये कैसे काम करती है? ये क्या करती है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन और ये है पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन। इस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन जो ये रिलीज़ हो रहा है उसको ये क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है, मीन्स इसको जो है रोक देती है, ठीक है। तो एक काम तो क्या हो सकता है कि सेरोटोनिन को जो बाहर रिलीज़ हो रहा है या तो उसको रोक दो, या फिर होने के बाद में इसके रीअपटेक को क्या कर दो? बढ़ा दो। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं? इसका डिस्ट्रक्शन कर दो। अगर वो आ भी गया है सिनेप्टिक वेसिकल में तो उसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर क्या है, यहाँ पे जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर है इनकी सेंसिटिविटी जो होती है उसको क्या कर दो? आप डिक्रीज़ कर दो, सेंसिटिविटी को अपन डिक्रीज़ कर दो। कुल मिला के ड्रग कैसे काम कर रही है कि एक तो हम क्या कर रहे हैं? इसके रिलीज़ को रोक रहे हैं, दूसरा हम इसके रीअपटेक को बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन को बढ़ा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी उसको क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं, ताकि क्या हो? कम से कम सेरोटोनिन जो है वो है रिलीज़ हो, ठीक है। ये हो गया अपना 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है कि हाईली हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन कौन सी है? तो इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? टेटनस टॉक्सोइड। जैसे अपन बात कर रहे हैं टीटी के इंजेक्शन, टेटनस टॉक्सोइड जो होता है सबसे हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन जो है देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है कि कौन सी ड्रग रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है प्रोपेनोल, ठीक है। दूसरा है सल्फोनाइल यूरिया,
तीसरा है सिफेलोस्पोरिन और फोर्थ वन है जिडोविडिन। क्वेश्चन को आप जो है ढंग से देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सी है ब्रेस्ट फीडिंग में। अब क्या होगा कि मदर जब ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, ठीक है, मदर अगर ड्रग लेगी तो वो मदर मिल्क के द्वारा फिटस को भी जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा होगा, सल्फोनाइल यूरिया। अब ये इसका आंसर कैसे हो रहा है इसको मैं बताता हूँ। सल्फोनाइल यूरिया में ये है कि ये ड्रग जनरली किसके लिए यूज़ की जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जनरली सल्फोनाइल यूरिया के अंदर भी अपन कौन सी ड्रग की बात कर रहे हैं, सल्फोनाइल में भी 2nd जनरेशन की बात कर रहे हैं। अब 2nd जनरेशन के एग्जाम्पल में बात करूं जैसे कि ग्लिपिजाइड और ग्लाइब्यूरिड, ये दोनों ड्रग क्या है, 2nd जनरेशन सिफिलिस्पिन ड्रग है। अब ये क्या करती है ये ड्रग, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करेगी। बट ये क्या है, प्लेसेंटा बैरियर, मतलब प्लेसेंटा तो यहाँ पे होगा नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब वाया मिल्क जो है ये ड्रग किस में जाएगी, बेबी में जाएगी। और बेबी में जाने के बाद में उसमें क्या कोज कर सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया फिटस में कोज कर सकती है वाया मिल्क अगर उसमें चली जाती है। इसीलिए ये ड्रग जो होती है वो रिलेटिवली क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा, सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जिडोविडिन ड्रग जो है वो जनरली HIV पेशेंट में देते हैं, मीन्स मदर अगर HIV होती तो उस अपन को पता है कि प्रेगनेंसी हो या उसके बाद में भी अपन जो है जिडोविडिन या फिर जो HIV ड्रग है वो देते हैं। प्रोपेनोल अपन को पता है बीटा ब्लॉकर है, ये भी अपन दे सकते हैं। सिक्फिलोविन एंटीबायोटिक, मीन्स अपन ने यहाँ पढ़ी है रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सी है, तो उसमें आंसर क्या जाएगा, सल्फोनाइल यूरिया जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं 8वां क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल कैथेटराइजेशन, कि सेंट्रल कैथेटराइजेशन के लिए मोस्ट जो है कॉमन साइट कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है इंटरनल जुगुलर वेन, फीमोरल वेन, रेडियल वेन और बायरेशियल वेन। तो हमें पता है कि इंटरनल जुगुलर वेन से भी डाल सकते हैं, फीमोरल से भी डाल सकते हैं, रेडियल से भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट पूछी है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंटरनल जुगुलर वेन होगा, ठीक है। अब इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है, अब बात करते हैं कि सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन अपन कौन से पेशेंट में करते हैं। तो ये जनरली किया जाता है क्रिटिकली इल पेशेंट्स के अंदर, में जो क्रिटिकली इल पेशेंट है या फिर वो पेशेंट जिसके अंदर अपन को बहुत लार्ज अमाउंट में फ्लूइड जो है बॉडी में एडमिशन करना होता है, तो उस केस के अंदर अपन जो है ये फ्लूइड जो है ये जो कैथेटराइजेशन अपन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट कॉमन ऑप्शन आएगा वो आएगा इंटरनल जुगुलर वेन। उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर आता है सब क्लेवियन वेन, जो है 2nd ऑप्शन है, ठीक है, जो कि अपन चेस्ट की बात कर रहे हैं। फिर है तीसरे नंबर पे फीमोरल वेन, ठीक है। और 4th वन जो है वो क्या है, जैसे अपन को आर्म्स के थ्रू डालना है तो उसको अपना नाम क्या होगा, PICC लाइन, ठीक है। PICC लाइन का फुल फॉर्म क्या है, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, ठीक है। PICC का मतलब क्या है, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल, मतलब जो पेरिफेरी की तरफ जो वेन्स है उसके अंदर अपन कैथेटर डाल रहे हैं उसे अपन क्या कहते हैं, PICC लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरनल जुगुलर वेन। 9th क्वेश्चन है कि किस टाइप की सिरिंज जो है वो PICC जो अपन ने ऊपर पढ़ा उसके लिए फ्लशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा डायरेक्ट 5 ml, ठीक है। इसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन, डेलीरियम ट्रीमेंस आर विजुअल सिम्टम्स ऑफ। अब डेलीरियम ट्रीमेंस जो है किसका विजुअल सिम्टम है। पहला ऑप्शन है एल्कोहलिज्म, दूसरा है कोकेन, तीसरा है ओपियोइड, 4th है कैनाबिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एल्कोहलिज्म, ठीक है। अब अपन समझते हैं सबसे पहले कि डेलीरियम ट्रीमेंस होता क्या है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट, वो लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, हैवी अमाउंट में अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ईयर से, मीन्स अमाउंट और टाइम दोनों ही उनको जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। और वो एकदम से अगर जब उसको 2 से 4 दिन तक लगातार वो जब उसका इंटेक नहीं करते हैं तो बॉडी के अंदर जो सिम्टम अपीयर होता है, मीन्स जो विजुअल सिम्टम होते हैं उस अपन क्या कहते हैं, डेलीरियम ट्रीमेंस। अब इसके अंदर क्या क्या मेन सिम्टम अपन को देखने को मिलते हैं उसके अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे
अपन जैसे विज़न की अगर बात की जाए तो अगर फोग होता है तो अपन विज़न क्लियर नहीं होता, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है अपन को मेंटल फोग देखने को मिलता है, मेंटल फोग। या अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस होता है वो क्या होता है, क्लाउडी होता है, क्लाउडी कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये होगा। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल या पर्सन है वो टाइम और प्लेस इन दोनों के लिए ही क्या हो जाता है, डिसओरिएंटेड हो जाता है। मीन्स उसे पता नहीं रहता कि क्या टाइम हुआ है और कौन सी जगह है, तो यहाँ पर डिसओरिएंटेशन भी देखने को मिलेगा टाइम और प्लेस का। तीसरा यहाँ पे क्या होता है, जनरली उसको हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है, और वो कौन सा होता है, विजुअल और टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन जो है वो अपन को देखने को मिलता है। फोर्थ वन क्या होता है, इसके अंदर पेशेंट जो है उसके जो हाथ हैं उसके अंदर जो है हाथ जो है बहुत ही शेकिंग हैंड्स होते हैं, जिसमें ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी इमेजनरी ऑब्जेक्ट को अपने हाथों से उठा रहा है, इमेजनरी ऑब्जेक्ट्स को उठा रहा है। ठीक है, मीन्स उसकी जो हाथ हैं जो कांप रहे हैं वो इस तरह ट्रिम करने लगता है कि जैसे इमेजनरी ऑब्जेक्ट को वो अपने हाथों से उठा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा शाउटिंग, अग्रेसिव और कैसा हो जाता है, सिवियर साइकोटिक एजिटेशन पेशेंट में देखने को मिलता है, सिवियर साइकोटिक एजिटेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर और बात करें तो पर्सन जो होगा उसको बहुत ज़्यादा, जैसे ही वो एल्कोहल जो है छोड़ेगा तो उसको एक तो फीवर, ठीक है, इसके अलावा टेकिकार्डिया, इसके अलावा स्वेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, बुखार आएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर जो होगा वो एकदम से इंक्रीज़ होने लग जाएगा, और उसका जो पीपल है वो भी क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। मीन्स ये सारे किस में आते हैं, डेलेरियन ट्रीमेंस के सिम्टम्स में आते हैं। ठीक है, तो पीपल डायलेशन जो है इसमें देखने को मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि पेशेंट जो है वो हैवी ड्रिंकिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो इंसोम्निया भी देखने को मिलता है। मीन्स उसको जो है उसकी जो स्लीप वेक साइकिल है वो कैसे हो जाती है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। मीन्स स्लीप वेक साइकिल जो है उसका डिस्टर्बेंस अपन को देखने को मिलता है। फाइनली अगर मैं बात करूँ पेशेंट जो होगा उसमें डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी देखने को मिल सकता है, और लीवर इम्पेयर्ड की कंडीशन भी देखने को मिलती है। और फाइनली क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू द कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स या फिर हाइपरथर्मिया या फिर इन्फेक्शन। ठीक है, मीन्स लास्ट जो कंडीशन हो सकती है यहाँ पे वो क्या हो सकती है, उसकी डेथ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसको लंबे समय तक जो है एल्कोहल नहीं मिल रही है, या फिर वो एल्कोहल जो है उसका इंटेक नहीं कर रहा है। तो ये अपन ने टॉपिक कवर किया डेलीरियम ट्रीमेंस। इसके बाद में जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है वो है कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। मीन्स जब अपेंडिक्स है, मीन्स अपेंडिसाइटिस हो गया है किसी पर्सन को और वो परफोरेट हो जाता है, तब कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है कि जब अपेंडिक्स है वो उसमें इन्फ्लामेशन, और एकदम से वो जब रप्चर होगी तो जो फ्लूइड है जो भी अंदर भरा हुआ है वो बाहर की तरफ क्या होगा, इकट्ठा होगा। और बाहर क्या है, पेरिटोनियम और एब्डोमेन के बीच में जो स्पेस है, मीन्स जो पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी, वहाँ पे जाएगा वो फ्लूइड, और वहाँ जाने के बाद वो क्या कोज करेगा, पेरिटोनाइटिस। तो ये पेरिटोनाइटिस की कॉम्प्लिकेशन जो है हमें देखने को मिलती है इन रप्चर्ड अपेंडिक्स। ठीक है, ये अपेंडिसाइटिस की वीडियो भी जो है मैंने डाल रखी है, आप MSN के प्लेलिस्ट में जाके देखें। फिर आता है टफ्ट ऑफ हेड्स आर सीन इन विच टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है उसके अंदर किस टाइप के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में टफ्ट ऑफ हेड्स देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, तीसरा एंटीरोसेल और हाइड्रोसेफेलस। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दूं कि टफ्ट ऑफ हेयर बोला है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब क्या होती है, जिससे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, और CNS में दो पार्ट आते हैं हमें पता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट हुआ तो ब्रेन और स्पाइनल कोड का लिंक इसमें देखने को मिलेगा। पहली कंडीशन है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। अब स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है कि यहाँ पे जो अपन को पता है कि पहले तो अपन बात करते हैं कि न्यूरल ट्यूब के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्टिब्रल आर्च होती है, स्पाइना बाइफिडा की मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो वर्टिब्रल आर्च में क्या होता है, डिफेक्ट होता है, मीन्स ये ओपन हो जाती है,
ठीक है। और ओपन होने के बाद में दो कंडीशन कोज होती है। क्या? पहली कंडीशन ये होती है कि जो स्पाइनल कोड है, ठीक है, ये जो स्पाइनल कोड है और उसकी सराउंडिंग के अंदर जो ये मेनिंजेस है, ये स्पाइनल कोड हो गई, ठीक है, और सराउंडिंग में है मेनिंजेस, ठीक है, ये हो गई मेनिंजेस। हमें पता है कि मेनिंजेस जो होता है सीएनएस को कवर करती है, मीन्स ब्रेन को, स्पाइनल कोड को कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है। इस मेनिंजेस में पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरिकनोइड, तीनों जो है लेयर होगी। अब क्या होता है कि जो अब हमें पता है कि स्पाइनल कोड जो होती है वो जारी है, उसके सराउंडिंग में क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, ये है वर्टिब्रल कॉलम का ल्यूमन जिसके अंदर स्पाइनल कोड जारी है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है वर्टिब्रल आर्च का, ये क्या होता है, डिफेक्ट होता है। तो इस डिफेक्ट की वजह से दो कंडीशन राइज होती है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और सिस्टिका। अब क्या होगा कि अगर ओकल्टा की कंडीशन है, ठीक है, ओकल्टा की कंडीशन है, तो क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ टफ्ट ऑफ हेयर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे क्या है, ये स्किन ने इसको जो है, स्किन की जो लेयर है उसने इसको कवर कर रखा है और ये क्या है, पतली सी थिन स्किन होती है और उसके ऊपर टफ्ट ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, ओकल्टा। अब बात आती है कि सिस्टिका क्या होती है। तो सिस्टिका में क्या होता है कि यही कंडीशन थी, ठीक है। सिस्टिका में भी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन में तो क्या होता है कि स्पाइनल कोड तो अपनी पोजीशन पे ही रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो मेनिंजेस है वो क्या करती है, इस डिफेक्ट के द्वारा बाहर की तरफ चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये स्किन ने इसको ऐसे कवर कर रखा होता है और ये अपना क्या है, वर्टिब्रल आर्च का डिफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पाइनल कोड जो है वो तो क्या है, अपनी ही जगह पे प्रेजेंट है, बट क्या हो रहा है कि जो मेनिंजेस की लाइनिंग है वो क्या करती है, इस डिफेक्ट के बाहर चली जाती है। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मेनिंजोसील। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मेनिंजोसील, मेनिंजोसील कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन है यहाँ पे क्या देखने को मिल सकती है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि ये हो गई स्पाइनल कोड और यहाँ पे जो ये अपनी वर्टिब्रल आर्च है, यहाँ पीछे की तरफ डिफेक्ट है, ये अपनी स्किन लेयर है और ये अपना डिफेक्ट है ये पूरा। अब क्या हो कि इस आर्च को छोड़कर ही स्पाइनल कोड ही क्या हो, ऊपर की तरफ चली जाए और साथ में उसकी नर्व्स और मेनिंजेस भी चली जाए। मीन्स डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये डिफेक्ट है, यहाँ पे ये डिफेक्ट देखने को मिला, ये वर्टिब्रल आर्च का, ये जो वर्टिब्रल आर्च है ये क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, ये अपना एब्सेंट है और यहाँ पे स्पाइनल कोड ऐसे जारी है और इसके आसपास क्या है, ये मेनिंजेस है। मींस इस वर्टिब्रल आर्च को छोड़कर वो कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, मेनिंजेस और नर्व के साथ। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है मेनिंजोमाइलोसील, मेनिंजोमाइलोसील। और ये चीज़ पूरी एक्सप्लेन कर रखी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पीडियाट्रिक्स के अंदर, ठीक है। आप जाएं और उसके अंदर जो है डीपली में इसको जो है स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अपना आंसर जाएगा स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है सिर्फ टफ्ट ऑफ हेड्स। टफ्ट ऑफ हेड्स में देखने को मिलते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इज एसोसिएटेड विद डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। मीन्स डिगोक्सिन ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बेलेंस हो जाता है जो एसोसिएटेड है डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी से। पहला ऑप्शन है हाइपोकेलेमिया, दूसरा है हाइपरनेट्रेमिया, तीसरा है हाइपोनेट्रेमिया, फोर्थ है हाइपोकैल्सीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हाइपोकेलेमिया। अब हाइपोकेलेमिया होगा तो क्या होगा, मीन्स डिगोक्सिन का काम होता है एटीपेस पंप जो है, उस एटीपेस पंप पे क्या करता है, डिगोक्सिन जाके बाइंड होता है। अब इस एटीपेस पे सोडियम भी जाता है और पोटेशियम भी जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये डिगोक्सिन एटीपेस पंप को क्या कर रहा है, जुड़ता है। अब बाई चांस